बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी करना चाहती थी, लेकिन उनको करने नहीं दिया गया। गालबन आज आप समझ गए होंगे 18 अक्टूबर है, और यही 18 अक्टूबर थी, सन था 2007, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तवील जलावतनी के बाद वतन वापस आईं। और मुझे आज भी याद है कि हर आंख अश्क बार थी। बेनज़ीर साहिबा भी अपने आंसू न रोक सकी। कलाम पाक उनके सर पर रखा हुआ था। कारकुनान ने आप उतरी, लैंड किया। उस वक्त एक जनरल डिक्टेटर की हुकूमत थी, और बेनज़ीर साहिबा ने उस डिक्टेटर के सामने सीसा पिलाई दीवार खड़े होकर आम आदमी के हुकूक की जंग लड़ी। आपको मना किया गया, आपको रोका गया कि बेनज़ीर साहिबा ये हालात ठीक नहीं हैं। 12 मई का वाक़या हो चुका है, चीफ जस्टिस साहब घर पर हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, लाल मस्जिद का वाक़या हो चुका है, एक डिक्टेटर की हुकूमत है। ऐसे हालात में आपका वहाँ जाना, आपकी जान खतरे में हो सकती है। बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि मैंने अपनी आवाम से कमिटमेंट कर दी है, मैंने वादा कर दिया है, अवाम मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। बेनज़ीर साहिबा अपने वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आप तशरीफ़ ले आई, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का लाखों में लोगों ने इस्तकबाल किया। पूरे ही पाकिस्तान भर से लोग जोग तर जोग कराची आए, और हर दर दीवार पर, हर ज़बान पर एक ही बात थी, वेलकम वेलकम बेनज़ीर, वेलकम की सदाएं थी। और दुश्मनों को शायद ये खटक गया था कि अब जो ये आई है, क्योंकि जब ये आई थी माजी में भी आई थी, जनरल ज़िया-उल हक से भी टकराई थी, और जनरल ज़िया-उल हक को घर जाना पड़ा था, और वो ऊपर ही चले गए, और बेनज़ीर साहिबा फिर वज़ीर आज़म बन गई थी। तो अब भी बेनज़ीर साहिबा आई थी, सामने भी डिक्टेटर था, वो डिक्टेटर जान चुका था, अभी आई है तो मेरा तख्ता जाने वाला है। तो बेनज़ीर साहिबा का आवाम ने फूलों से इस्तकबाल किया, लेकिन दुश्मनों ने आपका बमों से इस्तकबाल किया। 2 बम धमाके किए गए। शाहरा फैसल कारसाज के मकाम पर 180 से ज़्यादा लोग जाम शहादत नोश कर गए। 250-300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। एक क़यामत खेज मनाजिर थे, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ज़ख्मी हुई। आप ज़ख्मी होकर भी घर पे ना बैठी, अयादत के लिए गई, लोगों से मिली, फिर अपने बच्चों से दुबई मिलने गई। जब दुबई मिलने गई तो आपके लिए कहा गया, बेनज़ीर साहिबा डर गई, बेनज़ीर साहिबा घबरा गई, बेनज़ीर साहिबा भाग गई, ये कहना था मुखालफिन का। बेनज़ीर साहिबा फ़ौरन से एमरजेंसी नाफिज की गई। बेनज़ीर साहिबा 10 बजे की फ़्लाइट से कराची में लैंड करती हैं, और लैंड करने के बाद कहती हैं कि अब आप हमें सिविल डिक्टेटर, सिविल सदर भी नहीं चाहिए हो, जनरल मुशर्रफ साहब अब आप घर जाएं। शायद बेनज़ीर साहिबा ने ऐलान जंग कर दिया, और यही ऐलान जंग शायद आपकी शहादत का बायस बना। बहुत सारी बातें करेंगे, और भी स्टोरी मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जी दोहा में मुआहदा हो रहा है, अमन मुआहदा हो रहा है, और वहाँ के जो सिक्योरिटी हेड हैं वो ये मुआहदे करवाने में किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानब 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को अजीम फतेह मिली, भारत क़यामत तक ये नहीं भूल पाएगा। इस पर बात करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात से वफाक को आगाह कर दिया है, ये बिलावल साहब कह रहे हैं कि काम कराची के लिए होगा, और अगर होगा तो हम इसको वेलकम करेंगे। दूसरी जानब 48 घंटे में ख़वारिज गुल बहादुर ग्रुप के 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और उसके बाद जी जो CMKP के हैं सोहेल आफरी साहब, वो बड़ी इल्तिजा कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ख़त किताबत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि मुझे मेरे बानी, मेरे पैटर्न से मिलने की इजाज़त दी जाए। क्यों नहीं मिलने की दिया जा रहा? मुझे याद है वो गंडापुर जाते थे, मिलते थे, गप्पे लगते थे खान साहब से जेल में, लेकिन इसको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? कहा जा रहा था ये तो बड़ा ताकतवर है, नौजवान है। इस पर बात करेंगे। फिर एक टीम निकल गई है लाहौर अलीमा खान को गिरफ्तार करने, इस पर भी बात करेंगे। PTI अब कह रही है कि दहशतगर्द हैं, और हम दहशत की मजम्मत करते हैं। वफाकी हुकूमत और शायद PTI में अब कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, मैं गैस का तारुफ करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, जावेद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। सीनियर साफ़ी सैयद असलम परवेज़ में ज्वाइन किया। सर आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहले ज़रा जावेद सिद्दीकी साहब, आज 18 अक्टूबर है, 2007 आपको याद होगा, और एक डिक्टेटर की हुकूमत थी। बेनज़ीर साहिबा ने लैंड किया, एक जमहूरी फॉर्मर वज़ीर आज़म खातून रहनुमा आई। इस्तकबाल कुछ अच्छा नहीं हुआ, लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, लोग रो रहे, पुकार रहे थे, 8-8 दिन पहले से सड़कों पर थे। लेकिन दुश्मनों को वो बेनज़ीर साहिबा का आना शायद पसंद नहीं आया। मैं आपके पास आता हूँ। पहले तरह मैं कॉल पे, चूँकि पीपल्स पार्टी से हमें जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने ज्वाइन किया है, जहांगीर बदर साहब के साहबजादे, आपकी भी एक लेगेसी। सर खुश आमदीद कहेंगे शो में। सर जी बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बहुत शुक्रिया आपका। ऑडियो बढ़ेगा प्रोड्यूसर साहब। सर ये आज वही दिन है, 18 साल गुजर गए, बेनज़ीर साहिबा वतन वापस आई, आवाम के साथ किया हुआ वादा आपने पूरा किया,
اور اس وقت کے ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں سول صدر بھی نہیں چاہیے. آپ نے ملک میں ایمرجنسی کیسے لگائی, آپ نے آئین کو پامال کیسے کیا, آپ ٹکرا گئی, آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, آپ نے وعدہ وفا کیا اور اس وعدہ وفا کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گئی. آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی, آپ کے وہ جمہوریت کے پروانے بھی جام شہادت نوش کر گئے. آج جمہوریت کا چوتھا دور پھل پھول رہا ہے. کریڈٹ گوز ٹو بے نظیر صاحبہ. ایسا ہی ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اصل بات یہ ہے کہ جو قوم کے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ قربانی دیتے ہیں, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پتا تھا ان کی جان کو خطرہ ہے, لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان آنا کا فیصلہ کیا, اور پاکستان آئی. ادھر کے غریب عوام کے لیے, ادھر کے لوگوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے وہ پاکستان ہے, تاکہ اس ملک میں جمہوریت اور پارلیمانی نظام لایا جائے, مضبوط کی جائے, ڈکٹیٹرشپ سے جان چھڑائی جائے. تو شہید محترمہ آج سے 18 سال پہلے 18 اکتوبر 2007 کو جب آئی تو بزدلوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر کارساز کے مقام کے اوپر حملہ کیا, ان کے ٹرک کے اوپر 200 سے زائد لوگ شہید ہوئے, لیکن تمام جیالوں نے شہید بی بی کی جو ہے حفاظت کی اور بی بی شہید کو اپنے حصار میں لے کے دشمن کو ٹرک تک نہیں آنے دیا. تو وہاں پہ پارٹی کے بہت سارے لیڈر بھی تھے, میرے والد بھی اس ٹرک کے اندر موجود تھے. تو اس پہ جیالوں نے بی بی کے جو جان سارا نے بے نظیر تھے, انہوں نے بی بی شہید کو گاڑی میں بٹھایا اور بلاول ہاؤس خیریت سے لے کے گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگلے ہی دن بی بی تمام جو لوگ شہید ہوئے تھے, زخمی ہوئے تھے, ہاسپٹل گئی ہیں, ان کی خبر لی ہے, ان کے گھر والوں کو ملی ہے, اور انہوں نے اپنی جدوجہد کا سلسلہ روکا نہیں. انہوں نے وہی مشن لے کے چلتا, انہوں نے 1% کے لیے بھی کسی سے ڈری نہیں, کیونکہ وہ ایک بہادر ڈر خاتون تھی. وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی تھی جس نے اپنے اصولوں کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے سر جو ہے کٹانا تو پسند کیا پر سر جھکانا پسند نہیں کیا. ورنہ بہترین. سر میں سوری فار انٹرپٹ, آپ ذرا کال پہ رہیں نا, کیونکہ پروگرام اس موڑ پر آ چکا ہے کہ اب پھر وہ بنتا ہے نا سوال. پی ٹی آئی کی موجودگی میرے اسٹوڈیو میں ہے, سینئر صحافی بھی اسٹوڈیو موجود ہیں. جاوید صدیقی صاحب, آپ نے دیکھا کہ سر کٹانا پسند کیا تھا ذوالفقار بھٹو صاحب نے, بے نظیر صاحبہ نے بھی جام شہادت نوش کی, عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. مجھے آج وہ موصوف بھی یاد ہے جو جیل میں بیٹھا ہے, جو سر پہ بالٹیاں پہن کے آتا تھا. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ اینکر ہیں تو ذرا اینکر جیسی رویہ نہیں تو میں نے غلط کو لکھا ہے. نہیں, عمران خان صاحب کو جان کا خطرہ تھا. بے نظیر کی بات, بے نظیر صاحبہ کی بات کر رہے تھے, بے نظیر کی بات کر رہے ہیں. نہیں یہ دیکھیں, یہ طریقہ دیکھیں, اگر آپ ابھی ایک شہادت کی بات کر رہے ہیں ایک بے نظیر صاحبہ کی, تو ان کے لیے جو احساسات اور جو جذبات ہیں پہلے اس کی ترجمانی ہونی چاہیے. ترجمانی کریں, پھر آ جائیں عمران خان پر کریں. ہاں بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے, سب پہ آئیں گے. دیکھیں بے نظیر صاحب ہوں, بے نظیر بھٹو صاحب ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, وہ دونوں ایک ورلڈ کلاس پولیٹیشنز تھے. اچھا. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھٹو صاحب تھے ان کی بھی پالیسیاں جو تھی ملک کے لیے, اور پھر آپ نے دیکھا جب ان کو پھانسی دی گئی اور اس کے کتنے عرصے بعد پھانسی دینے والوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا, لیکن کیونکہ ٹائم نکل گیا تھا اب اس کا فائدہ نہیں. تو اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, وہ بھی ظاہر سی بات ہے اپنے والد صاحب کی طرح نیڈر اور بے بات تھی, جانشین تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک ورلڈ اپنے, آپ نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے کس طرح ڈیل کی تھی, کیونکہ اسی دور میں آپ نے دیکھا تھا میاں صاحب بھی باہر تھے اور بے نظیر صاحب بھی باہر تھیں, اور میاں صاحب جو آئے پھر بعد میں وہ بے نظیر صاحبہ کی ڈیل کی وجہ سے آئے کہ میثاق جمہوریت بھی سائن ہوا, لیکن پھر بعد میں اس پہ عمل نہیں ہوا. ہماری یہ پوزیشن پرابلم ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور عوام اس کے نتائج کا رزلٹ کا انتظار کرتی ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ نہیں رہی پارٹی میں اور پارٹی میں ایک دوسری لیڈرشپ آ گئی تو پھر وہ چیزیں بھی سائڈ ہو گئیں. ہو سکتا ہے جب بے نظیر صاحبہ ہوتی تو اس پہ عمل کرتے. بے نظیر صاحبہ کی دلیری, بہادری, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت دلیر خاتون تھی اور ایک انٹرنیشنل پولیٹیشین تھی,
اور वर्ल्ड क्लास उनकी पॉलिटिक्स थी, लोकली नहीं थी। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, फॉर्मर वजीर आजम पाबंद सलासल है, क्या वो दिलेरी बहादुरी वो भी तो दिखा सकते हैं ना आवाम के लिए? तो दिखा रहे हैं वो, लेकिन जब वो उनको कुछ ऐसा हुआ, आप चाहते हैं कि जितने भी लीडरशिप हो अच्छा, वो मर्डर उसका मतलब उनका इसी तरह हो, क्यों नहीं चाहते कि मुल्क बेहतर हो, मुल्क में कोई बेहतरी आए? और जो लोग, मतलब ये कि आप जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मुल्क को लूट रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? उनके लिए भी तो करें ना। किसके लिए इस्तेमाल करूं ऐसे अल्फाज? अभी आप देख लें इस वक्त जो गवर्नमेंट है, अभी आपने इस वक्त की गवर्नमेंट ने कला कमा कर दिया भारत का, अफगानिस्तान का, लेकिन आपने पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू भी देख लिया। वो जो हुआ, सऊदी अरब के ताल्लुकात में हमारे हमेशा से बेहतर है। क्या इमरान खान साहब को जान का मतलब खतरा था कि वो बेचारे हिसार में आते थे पेशी पर? मुझे वो साहबा की पेशियां याद हैं, एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि खान साहब भी कौन से पीछे है, वो भी आज आप देखें पाबंद सलासल भी हैं और उनके कारकुनान ग्राउंड पे भी है। वो जब पेशी पे आते थे वो उसको कारकुनान ऐसे छुपाते थे, पता नहीं क्यों, कोई तो कारकुनान तो फिर अब बेनजीर साहिबा का जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त कारकुनान आए थे ना सामने। बेनजीर साहिबा ने बाल्टियां नहीं पहनी थी, सर पे बाल्टी नहीं पहनी थी बेनजीर साहिबा ने। नहीं तो बाल्टी अगर किसी ने पहनाई थी या कुछ जो भी किया था उस वक्त तो मुझे नहीं पता। खान साहब ने पहनी थी जब वो पेशी पे आते थे। नहीं तो पहनी, तो मसला ये है कि किसी न उनको कुछ न कुछ मतलब अच्छा किया था ना सिक्योरिटी के लिए ना, तो सिक्योरिटी होनी नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमारे जो लीडर हैं, जो मुहिब्बे वतन लीडर हैं, वो इसी तरह शहीद होते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या बात है, यहाँ सेफ्टी बेहतर है। आप लाइन पर हैं सर जुल्फिकार साहब? जी जी मैं लाइन पे हूँ। आपने गुफ्तगू सुनी, हमें ऐसे लीडरों की जरूरत है कि जो अवाम के साथ वादे करें और वो पूरे करें, न कि फिर ये कहें कि हम यूटर्न लेते हैं और फिर यूटर्न लेना भी बड़ा लीडर ले लेता है यूटर्न। तो बेनजीर साहबा भी तो यूटर्न ले सकती थी ना सर? देखिए बीपी शहीद जो लीडर थी ना, वो एक बड़ी विजनरी और बड़ी बहादुर और एक दूरअंदेश ऐसी लीडर थी जो कि एक ऐसा विजन रखती थी जिसके अंदर उनको पता होता था कि वो क्या बात कर रही हैं और इस बात के जो है आफ्टर इफेक्ट्स क्या है और इसका एक्शन प्लान क्या है, क्या उनकी सोच है। तो वो बड़ा नाप तोल के गुफ्तगू करती थी और ऐसी बात करने से गुरेज करती थी जहाँ पे उनको किसी लीडर से किसी ऐसे पॉइंट पे दूसरी पार्टियों की लीडरशिप के साथ कभी बैठना पड़े तो उनको अपनी बात की हुई बात के ऊपर अपनी बात को तब्दील ना करना पड़े। तो ये भी एक बड़े लीडर की निशानी होती है और सोच समझ के नाप तोल के बोलना भी जो है लीडरशिप क्वालिटी का एक हिस्सा होता है। तो बीपी शहीद की बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है, उनके ऊपर तो किताबें लिखी जा चुकी हैं। आपको पता है कि मेरे वालिद ने पहली पीएचडी उनके ऊपर की, उनकी स्ट्रगल पे। और शी वॉज नॉट ओनली ए विजनरी लीडर, शी वॉज अ रेजिलियंट लीडर। उन्होंने जो साउथ एशिया के अंदर जो रेजिलियंस एंड रेजिस्टेंस इन द साउथ पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, उसके अंदर एक ऐसा नाम पैदा किया जिसकी रेजिलियंस और रेजिस्टेंस की वजह से कि दुनिया में उनका एज ए ग्लोबल लीडर नाम हुआ कि लोग दुनिया के बड़े लीडर उनको गुजरते हुए रस्सियों के पीछे खड़े होकर देखते थे कि बेनजीर भुट्टो साहिबा जा रही हैं। तो ये एक ऐसे बड़े लीडर की निशानी है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ बेनजीर भुट्टो को खोया बल्कि इस अवाम ने, पाकिस्तान के मुस्तकबिल ने, और पाकिस्तान का एक ऐसा इररिपेयर लॉस हुआ है जिसको आज तक कोई भी शख्स आके फिल नहीं कर सका और ये लॉस सारी जिंदगी रहेगा क्योंकि भुट्टो साहब और बीपी शहीद के बाद ये एक ऐसा मुल्क को लॉस था जहां पे पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना था 2007 में उनकी वापसी के बाद। तो इस बात तक तो मैं मुत्तफिक हूँ कि देखें पाकिस्तान के अंदर जो लीडर्स हैं हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी या कोई ना कोई उनकी खासियत है। अब हमें पाकिस्तान के लीडर्स को बचा के रखना है और लीडरशिप को भी सोच समझ के इकदाम करने हैं, सोच समझ के बातचीत करनी है और सोच समझ के ऐसी जो है बात एक्शन प्लान या स्ट्रेटजी या गुफ्तगू करनी है जिसके बाद कोई ऐसी उस अपनी ही गुफ्तगू को जो है वो डिस्कार्ड ना करें, अपनी गुफ्तगू को जो है वो उसके ऊपर उसकी तरदीद ना करें। ये बड़ा जरूरी है और हमें बिल्कुल अपने लीडर्स की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लीडर्स ने शहादतें दी हैं। अब आइंदा पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है।
تو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل پارٹیز اور انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ سب کو چاہیے کہ بیٹھ کے پاکستان کا شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم گول بنائے اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے عوام کی بہتری خوشحالی کے لیے، اس ملک کو ٹیک آف کرانے کے لیے اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، ٹیکنالوجیکلی جو ہے انوائرمنٹلی، آپ سارے بیٹھ کے پاکستان کا ایک ایسا ایجنڈا، گرینڈ ایجنڈا بنائیں جس کے اوپر پاکستان کے اوپر تمام پولیٹیکل فورسز، سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے متفق ہوں اور کوئی بھی اس سے باہر نہ ہو، اور اس کے اوپر تمام جو رسپانسبل لیڈرز ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے ذاتی اناؤں سے، پولیٹیکل ایجنڈوں سے بالا تر ہو کے بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے چیزوں کو بہتری لے کے آئے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ذوالفقار علی بدر صاحب نے اپنا قیمتی موقف دیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد آتے ہیں، بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سی ایم کے پی کے سہیل حافظ صاحب آ گئے، نوجوان سی ایم ہیں، کیا ویژن لے کر آئے ہیں، اور بڑی تنقید کر رہی تھی وفاقی حکومت یہ طالبان کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے، شاید اس لیے پتہ نہیں وزیر اعظم سے کیوں نہیں مل پا رہے، حالانکہ علی امین گنڈا پور تو بڑی ملاقاتیں کرتے تھے، تو یہ کیوں نہیں؟ اور علی امین گنڈا پور پہ شاید یہ الزامات تھے کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے سافٹ کارنر ہے، ایسا ہی ہے؟ وہ ایک پیر عمران خان تو دوسرا پیر نہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جیسے ابھی آپ نے سوال کیا، کیونکہ اس کی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ جب ایک ہی دفعہ خان صاحب نے جب علی امین گنڈا پور کو استعفیٰ کہا تو انہوں نے دوسرے کوئی سوال کیے بغیر استعفیٰ دے دیا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا کہ اچھا یہ ایک چینج ہے، مطلب یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ پورے پاکستان میں اس طرح کا چینج دیکھیں گے کہ ایک مڈل کلاس اور نوجوان پڑھا لکھا جو ہے وہ آگے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں اس میں جتنے بھی ہائی جو پوسٹیں ہیں وہ یا تو کسی بزنس کروڑ پتی ارب پتی کے پاس ہیں، پولیٹیشینز کے پاس ہیں، یا کسی ایسے کے پاس ہیں جن کے اوپر نیب کے کرپشن کے الزام، تو اس کے الزام اور اس منی لانڈرنگ کے اور سب سارے الزامات ہیں۔ اچھا اب آپ ان کو دیکھیں کہ یعنی کے پی کے چیف منسٹر بننے سے پہلے چیف منسٹر بننے سے پہلے آپ کو شاید ان کا ہو سکتا ہے کہ نام ہی پتا ہو، لیکن آپ کو علاقے کا یہ کسی کا نہیں پتا، اور ہماری کیونکہ جب سیاست میں کوئی آتا ہے نا تو اس کی پوری ہسٹری کھنگالی جاتی ہے، چھوٹے بڑے ساری چیزیں، تو جب وہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر جو نون لیگی ہے اس سے وہ علی امین گنڈا پور کے فیور کر رہے ہیں اور ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، آپ کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو پارٹی جس کو چاہے بنائے۔ آپ اگر مریم کو بنانا نہیں چاہتے، کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں، تو کسی پی ٹی آئی والے کو اس پہ اعتراض تھوڑی ہوگا۔ ظاہر ہے اگر آپ کی اکثریت ہے کسی صوبے میں اور آپ اپنا چیف منسٹر لا رہے ہیں تو اس پہ کسی کو نہیں ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ہلچل مچ گئی پوری سیاست میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا تبدیلی آ گئی، جبکہ دیکھا جائے وہ بھی پاکستانی ہے، کوئی ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی غیر ملکی ہوں یا کوئی ایسے ہوں۔ سہیل حافظ صاحب اتنے بیچارے کیسے ہو گئے؟ ان کے لیے تو کہا جا رہا تھا یہ تو بڑا طاقتور سی ایم ہے اور اسلام آباد پہ یلغار کرے گا، وہ تو بیچارہ کہہ رہا ہے سر میری بھی سن لو، میں سی ایم ہوں، مجھے ملنے دو عمران خان صاحب سے۔ نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب ایک مثال ہے کہ کہیں بھی کوئی جاتا ہے تو وہاں کی ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک پرمیشن ہوتی ہے، تو وہ جو ایک لا اینڈ آرڈر کی جو ویسے ہونا نہیں چاہیے اس بات کے، میں لیکن آپ یہ غلط بنیادیں رکھ رہے ہیں، کل اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ شکایت نہیں کر سکتے۔ جس طرح نیب کے آپ نے قانون جو بہت ساری چیزیں چینج کی، ابھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے جتنی بھی چینجز کیے، دیکھیں یہاں تو حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ کون نون لیگ رکاوٹ ہے ملنے میں نون لیگ رکاوٹ ہے؟ اب یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے جب بولا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اب انہوں نے کس سے پوچھنا تھا، تو یہ تو پرائم منسٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس سے پوچھ کے بتانا تھا۔ چلیں نون لیگ سے پوچھ رہے تھے، اخلاق صاحب نے ہمیں جوائن کیا سر، نون لیگ کے تو خود سربراہ ہیں، تو وہ کس سے پوچھیں گے؟ پوچھ لیتے سر۔ اخلاق ہاشمی صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اخلاق ہاشمی صاحب پی ٹی آئی سے جاوید صدیقی صاحب موجود ہیں، سہیل حافظ صاحب چیف جسٹس کو بھی خط لکھ رہے ہیں، وفاقی حکومت کو کردار ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایک صوبے کا سی ایم ہوں، مجھے میرے پیٹرن میرے بانی سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو آپ لوگ کی وفاقی حکومت ہے، کل پھر آپ لوگ بھی ملنے کے لیے جیل کے باہر بیٹھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پاکستان میں ہی جیل سے باہر گیا، یہ تو فوراً حکومت جاتے ہی پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ہلو جی جی نہیں، ابھی پاکستان سے کوئی باہر نہیں جائے گا، اسے جانے نہیں دے رہے، وہ بہت پہلے چلے جاتے نہیں،
वहां से उन्हें अगर आज परमिशन मिल जाए ना तो आज वो बाहर चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी रहा इनके पाकिस्तान की बात जब करते हैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। और इनके नहीं यार बीच में ना बोला करें आप, ये पीटीआई वालों क्या प्रॉब्लम है इन्हें, क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? सॉरी तो मसला सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतना सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि पहले इमरान खान साहब लाए थे बुज़दार को, अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो पंजाब के साथ किया वो हाल पूरी पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है। उसके बाद वो ले आए अलीपुर गंडापुर को। अब उनसे जब दिल भर गया तो ऐसा ये सैंपल लेकर आए कि जिसे ये तमीज नहीं है कि कल पाकिस्तान के हवाले के पाकिस्तान की बका के लिए एक मीटिंग थी, उस पाकिस्तान की बका की मीटिंग में ये शख्स शामिल नहीं हुआ, तो ये सुबह ये कौन सा वज़ीर आला जो है ना केपी का जो है ना ये इस किस्म की जिसने हरकत की है कि पाकिस्तान की बका के लिए वो मीटिंग थी, कोई शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के या कोई आसिम मुनीर साहब के लिए मीटिंग नहीं थी, पाकिस्तान के लिए मीटिंग थी। वो पाकिस्तान पर जो इस टाइम हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान जिस मुसीबत में फंसा हुआ है उस मुसीबत में ये बल्कि उसे तालिबान को और शह दे रहे हैं वहां बैठ के जो है केपी के अंदर। ये मासूम लीडर उन्होंने असेंबली पे जब हलफ ले लिया, जब वो सीएम मुंतखब हो गए, सोहेल आफरीदी ने कहा था मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। भाई बात सुने, इश्क इमरान तो बुज़दार भी करता था, वो कहाँ चला गया अभी? अच्छा, कहाँ गया वो? घर गया। इसके इमरान तो जो ना अलीपुर गंडापुर भी गया तो किसके पेरोल पे था वो भाई ये इसके इमरान कुछ भी नहीं है। बात उन्हें एक तजर्बाकार इंसान को बिठाना चाहिए, तो अल्लाह का खौफ करें। पाकिस्तान कोई जो ना ये तजर्बाकार नहीं है पाकिस्तान। क्या पहले आपने पहले पंजाब का तजर्बा कराया बुज़दार से, अब तजर्बा आप करा रहे हैं सोहेल आफरीदी से। तो यार पाकिस्तान इनके बाप का पाकिस्तान है, ये तजर्बे करने के लिए पैदा हुए यहाँ पे। कभी तालिबान को ले आते नहीं, कभी नहीं सुने अभी, कभी ये तालिबान को अपना गुड तालिबान कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और इनका लीडर जो है ना जेल के अंदर बैठ के जो तमाशागिरी लगाई हुई है, क्या मुझे बताएं। अब आप सुने, फिर अब आप सुने ना, अब आप कॉल पे रहे, मैं आता हूँ। पीटीआई या इसका जवाब देने का हक रखते हैं ना जावेद साहब। पहले सर आप भी दें इनको जवाब। वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये हुकूमत तालिबान के लिए हामी है, कुछ बताएं। बिस्मिल्लाह भाई, बात इतनी सी है कि जो ये सारी गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ जब से बैठ के अभी तक मैं बोलने का मौका नहीं आया था। और सबसे अच्छी बात आज जो गुफ्तगू में सारी हुई है कुरान से लेकर अभी तक, कि हमें ये सबसे पहले चाहिए कि हम अपनी क़यादत की हिफाजत करें। जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि दो पार्टी के बड़े लीडर, पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा सियासत की या गंदी सियासत की या जो भी कह लें दुश्मनी की नज़र वो हो गई। तो हम ये चाहते हैं, और मेरे साथी जावेद जो हमारे साथ बैठे उन्होंने कहा कि जैसे साहब ने सवाल किया कि वो बाल्टी पहन के आए, तो उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि अब हम जो है वो इसी तरह से जो है ऊपर चलते जाएं और हादसे का शिकार होते जाएं। तो अच्छी बात की जावेद ने, मैं इनके बात की भी तारीफ करूंगा। और आपकी बात के बारे में ये कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखें ये सब जितनी भी पार्टियां यहीं से रिलेट करती है, सब पाकिस्तानी है, भी पाकिस्तानी और भाई पाकिस्तानी, ठीक है ना। अब ये तो सियासत का एक अमल है कि इल्जाम लगाती जाए, इल्जाम कर इल्जाम और इल्जाम, तो ये तो फिर मजा नहीं आएगा। मजा नहीं। चले ठीक है, मैं अब चूंकि अब इखलाक साहब जावेद अब पीटीआई का जवाब भी सुने, फिर मैं आपके पास आता हूं। इमरान खान को माजी में कहा गया कि ये तालिबान खान है, इमरान खान के लिए कहा गया कि ये तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इमरान खान के लिए कहा गया कि ये हमेशा फेवर करते हैं, ऑपरेशन के हामी नहीं है। फिर केपी की हुकूमत ने भी कहा कि ऑपरेशन ना करें, डायलॉग करें। हुकूमत बस देती कि हमने ऑपरेशन करना है, रूरल एरियाज में हमारे फौजी जवानों को कला कमा किया जाए। फिर इमरान खान की स्टेटमेंट आती है मुझे पेरोल पे रिहा करें, मैं पाक अफगान मामलात में अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ। देखिए असल में डायलॉग का कहा तो अभी डायलॉग हुए नहीं हुए, दोहा में क्या हो रहा है, डायलॉग ही हो रहा है ना। तो कहने का मकसद ये है कि देखें आइए अफगानिस्तान की पूरी एक तारीख है जो ज़िया उल हक साहब से शुरू हुई थी, आपको भी इसका अच्छी तरह अंदाजा है। तो उस वक्त आपने देखा था कि 3 मिलियन के लगभग अफगानी जो है नकल मकानी करके पाकिस्तान आए थे, कुछ और जगहों पे गए थे, और एक तवील 30-40 साल का जंगो जदल का वहाँ पे पूरी एक तारीख है। तो कहने का मकसद ये है कि जब अगर मुज़ाकरात से मामलात हल हो सकते हैं तो पहले तो मुज़ाकरात में जाहिर सी बात है वो कोई नहीं, सलामती कौंसिल का इजलास होता है, वज़ीर आज़म सारे सीएम्स को बुलाते हैं, ये क्यों नहीं गए मौसूफ? बिल्कुल नहीं, वो नहीं अच्छा किया नहीं गए ना। क्यों? उसकी वजह ये कि जब वो सीएम बने तो आपने उनकी इज्जत की। वो जेल के बाहर जब बैठे थे खतूत भी लिख चुके थे कि मुझे मुलाकात किया जाए। तो जब आप इज्जत नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि वो फिर किस तरह जाएंगे। पहले तो देखें
CM हो, प्राइम मिनिस्टर ताली हो, दोनों हाथों से बचती है। सदर हो, चीफ साहब हो या कोई भी हो, ये सब काबिल एहतराम है। हाँ। और इनको एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। ये नहीं कि मेरी मर्जी आप मुसल्लत कर दें। और मैं आपने देखा था कि वो किस तरह गए थे जेल के बाहर, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये फोन किया। प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक पावर है, लेकिन उससे पहले वो वजारत दाखिला को भी इन्फॉर्म कर चुके थे। जो एक कानूनी आप चुप रहे, आप खामोश रहे, आप बात सुने। आपकी बहुत लंबी हो गई गुफ्तगू। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप बुजदार की या किसी की बात करते हैं, 3 साल से 3.5 साल से आपकी हुकूमत है, आप क्यों कुछ लोगों को रिलीफ दे रहे हैं और कुछ लोगों को सजाएं दे रहे हैं? मरियम साहबा के लिए कोई मसला है आपको? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। काम कर रही है वो, तो मरियम को अप्रिशिएट करें। अरे तो मरियम साहिबा हो या ये कोई आज की थोड़ी है, ये 40 साल से पाकिस्तान में मुसल्लत है। यही जरदारी पीपल्स पार्टी हो या ये हो या MKM हो, आज आप देखें ना हाल क्या है। अभी आपने शहबाज शरीफ कौन से हाल का मैं सवाल करूं, फिर आप कहेंगे मईशत का कर लें, आप मईशत का कर लें। चले ठीक है। देखें मसला ये कि हमारी तो टोटल 3.5 साल की थी, इनकी तो 40-45 साल की है। तो क्यों नहीं इन्होंने अभी तक कंट्रोल कर पाए महंगाई पे, मईशत पे और सेहत पे? अब इन्होंने किया क्या है? एक ने सिंध लिया हुआ है, एक ने पंजाब लिया हुआ है, एक ने बलूचिस्तान लिया हुआ है। तो अब इस तरह इन्होंने कौमियत और मजहबों में बांटा हुआ है पूरे पाकिस्तान को। और इमरान खान वाहिद लीडर है जो हर पूरे सूबों में, अभी आपने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट देख लिया। सर हाशमी साहब, सारे लोग एक पाकिस्तान के परचम तले जमा हुए थे, लेकिन रिजल्ट चेंज करके आपने फिर उनको बिखरने की कोशिश की। तो इनकी सियासत मजहबी और लिसानी है। चलें जी हाशमी साहब, अब आपका टाइम है। मैं चाहूंगा कि आप कैटेगोरिकली जवाब दें। और साजिद भाई इनसे पूछे केपी में कितने केपी इन्होंने लिया हुआ है, कब से लिया हुआ है केपी इन्होंने? तो केपी बिल्कुल वहाँ तालीम भी बेहतर हुई है, मईशत भी बेहतर हुई है। जाके आप देखें, आप 2013 से पहले का केपी देखें और आज का केपी देखें। आज वहाँ पे असेंबली में भी जो लोग बैठे हुए देखें, क्रिकेट में, मईशत में, तालीम में, बिजनेस में, आप जाके देखें। मेरे भाई सुन तो लो, मैं वहीं पे हूँ और हालत ये है कि सवात से आप जो ना अपना चले जाए केपी तक, आपको मैंने सफर किया 200 किलोमीटर, मैंने 12 घंटे में सफर किया है वहां से, और कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं है। जमर्दी पहाड़ में यानी कि ये मुझे बताया वहां जो मोटरवे बनी है वो नवाज शरीफ ने बनाई, केपी के अंदर जो कुछ बना है। तो इन्होंने क्या कर दिया केपी, मुझे बता दें। केपी के दूसरे नंबर पे ये कि ये मुकाबला करते हैं हेल्थ का। अल्लाह ताला शुक्र है, हेल्थ के अंदर आप उठा के देख लें, तरक्याती काम में देख लें, खारजा पॉलिसी हमारी देख लें, कौन सी किस चीज पे आप मुकाबला करना चाहते हैं? जितनी खारजा पॉलिसी पीछे खारजा पॉलिसी पे, हाँ खारजा पॉलिसी पे आ गए। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। सोशल मीडिया पे सुपर पावर जो ना बार बार पाकिस्तान का जिक्र करता है। सुपर पावर आज हम सऊदीया के साथ एग्रीमेंट करके बैठे हुए, यूई के अंदर एग्रीमेंट हमने करे और खारजा पॉलिसी में नंबर 1 के ऊपर है। आज के नहीं है, भाई खारजा पॉलिसी में नंबर 1 के ऊपर। क्रेडिट नहीं ले, ये जो एटमी ताकत है ये अब्दुल कदीर साहब की और भुट्टो की है। तो किसने धमाका किसने किया था? और भाई अब इस पार्टी की तरफ जाओ, अपनी बात करो, अपनी बात करो। इस पार्टी की तरफ जा रहे हो, अपनी बात करो। अरे ये आप, हम तो अभी आए हैं 3.5 साल, हम तो बता रहे हैं तारीख। नहीं तो 3.5 साल में बता दो कौन सा कारनामा कर दिया। एक कारनामा हर एक अपने झंडे लगा रहे हैं, हर जगह अपने नाम लिख रहे हैं। एक कारनामा बता रहे हैं, एक कारनामा। इसके खिलाफ यार बात सुने, आपके जागीर बन गए इसी तरह। जी सर आप कंप्लीट करें। यार एक तो ये बात ना करने देते हैं इन्हें। इनके लीडर ने सिर्फ ये बताया कि शोर मचाओ और बदतमीजी करो बस। और इनके वो फोन कॉल पर है। जी बोले। नहीं मुझे बताया, इन्हें सिर्फ इन्हीं के शोर मचाना आता है। इनका जो पीटीआई का बंदा आता है वो शोर मचाता है। यार कोई बात बंदा सुन ले किसी की अपने, उसके साथ एक मैंने सिर्फ ये कहा है कि केपी के अंदर इनके अरसा दराज से हुकूमत है, कोई ऐसा मंसूबा बता दें जो इन्होंने वहाँ काम किया हो। आज कर्जा देखें, जब इन्होंने सूबा लिया था कर्जा कितना था, आज कितना कर्जा है केपी के ऊपर ना। दूसरा नौजवानों को देखें, भारी तादाद में नौजवान कार्ड दिया है 10 लाख का हेल्थ कार्ड। तालीम बहुत अच्छी हुई है, तालीम आप लोगों ने दिया है हेल्थ कार्ड 10 लाख का। ओ भाई एक हेल्थ कार्ड का या हेल्थ कार्ड तो हम यहाँ हमारे यहाँ 10 कार्ड है पंजाब में,
کون یہ تو ایک ہیلتھ کارڈ کو لیے پھر رہے ہیں, مزدور کارڈ ہے, اقلیتی کارڈ ہے, ہمارے دیکھنے کے بعد آئی ہے, اب مزدور کارڈ دے رہے ہیں, جب ہم نے دیے تھے. بھائی بات سنیں, اب آپ کی سیاست خطرے میں, اب آپ سب کچھ کریں گے. ہماری سیاست خطرے میں نہیں ہے, ان کی سیاست خطرے میں, ہماری سیاست خطرے میں نہیں ہے, ہماری سیاست میں خطرے میں, یا آپ کی تو 2024 کو ختم ہو گئی تھی. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, احسان مانے جو لے کے آئے آپ کو. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو اسے کون لے کے آیا تھا, اسے کون لے کے آیا تھا؟ وہ باجوہ کو ابا کہتا تھا نا, باجوہ کو ابا کہتا تھا نا, کون کہتا تھا باجوہ کو ابا؟ چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. سید ہاشمی صاحب نے اپنا پی ایم ایل این کا موقف دیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ آج کے دن سانحہ کارساز ہوا, تو آج بھی شمع وہاں روشن کی گئی, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں ایک پیکج ہماری ٹیم نے بنایا ہے سانحہ کارساز کے حوالے سے. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں تو پھر ہم بریک پر جاتے ہیں. کچھ بات بھی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو وطن سے محبت اور معاشی حالت درست میں لانے کے لیے 2007 میں جلا وطنی کے بعد اپنے وطن واپس آئیں. ان کے آنے پر جیالے بے حد خوش نظر آ رہے تھے. بے نظیر بھٹو کی آمد کے سلسلے میں خوب تیاریاں کی گئیں. پورے ملک میں جشن کا سما تھا. بے نظیر بھٹو کا قافلہ کراچی انٹرنیشنل جناح ایئرپورٹ سے ہوتے ہوئے کارساز کے مقام پر پہنچا. پھولوں کی پتیوں سے اس طرح استقبال کیا گیا گویا آسمان سے بارش برس رہی ہو کہ اچانک دھماکے کی آواز سنائی دی گئی. یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا ناظرین. یک کے بعد دیگرے دھماکوں نے تو جیسے منظر ہی بدل کے رکھ دیا. لاشیں ہی لاشیں دور تک دکھائی دینے لگیں. ہر طرف قیامت خیز مناظر تھے. بی بی کے جانثار دھماکے کے بعد بھی دور نہیں بھاگے. سب کے لبوں پر یہی سوال تھا, بی بی سلامت رہیں, انہیں تو کچھ نہیں ہوا. بی بی کے جانثار 3 مختلف صفوں میں بی بی کو حصار میں لیے ہوئے تھے. خوش قسمتی سے بی بی کی جان تو بچ گئی, مگر افسوس اس سانحہ کارساز میں 200 لوگ شہید, 500 سے زائد لوگ زخمی ہوئے. یہ دن جیالوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا. ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی وطن سے محبت کرنے والے بے نظیر بھٹو پر مر مٹنے والے جیالوں کی یاد میں سانحہ کارساز کا دن منایا جاتا ہے. اس دن بی بی تو محفوظ رہیں, مگر افسوس دہشت گرد کامیاب ہوئے. سانحہ 18 اکتوبر ناقابل فراموش ہے. سر تو کٹ جائیں گے پر شوق نمو بولے گا, سر تو کٹ جائیں گے پر شوق نمو بولے گا, دست قاتل پہ شہیدوں کا لہو بولے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اسلم صاحب 18 اکتوبر بھائی, ساجد بھائی, 18 اکتوبر ابھی جو جتنی بھی گفتگو ہو رہی تھی اس کو بھی میں تھوڑا سا ایک جائزہ پیش کروں گا. اور 18 اکتوبر خیر بہت بات ہوگی. جہانگیر بدر کے صاحبزادے وقار صاحب نے بھی آ کے بہت پورا دکھایا منظرنامہ کے کس طرح سے کچھ ہوا. لیکن اب میں اس وقت سیاسی پارٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ یہ جو الزامات کی سیاست ہے نا, اس کو اب ختم کر دیں. بہت ہو گیا. میں سوری ایک کال لے لوں. لالا اسد پٹھان میں جوائن کیا, سینئر رہنما پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے. سر خوش آمدید کہیں گے لالا صاحب. جی مہربانی. اسد صاحب 18 اکتوبر اور 18 سال گزر گئے. بے نظیر صاحبہ آج کے دن وطن واپس آئی تھی. عوام نے پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا. ہر در و دیوار پہ ویلکم ویلکم بے نظیر ویلکم کی صدائیں تھیں. لیکن آپ کا بموں سے استقبال کیا گیا. آج کے دن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں 18 اکتوبر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, جس میں بے گناہ سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے. اور بنیادی طور پر وہ حملہ جو تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے تھا. اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں پر حفاظت فرمائی, وہ بچ گئیں. مگر نیچے بہت ساری تعداد میں کارکنان بھی, اس میں جرنلسٹ بھی جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے, اور کئی کیمرہ مین جو ہے اس میں شدید زخمی ہوئے, جس میں اے آر وائی کے بھی کیمرہ مین تھے, وہ جام شہادت نوش کیا انہوں نے. اور اس طرح معصوم بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, خواتین بھی تھی. شہداء میں بہت بڑی تعداد تھی, اور کافی شہداء ایسے تھے کہ جن کی بعد میں
शनाख्त ना हो सकी कि वो पाकिस्तान के किस कोने में रहने वाले हैं, तो इसलिए उनको गड़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान में दफन किया गया। इत्तफाकन शाहिद भाई मैं भी यहाँ पर ही इसी प्रोग्राम में मौजूद था, हम कवरेज कर रहे थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, लाइव कवरेज हमारी DSNG लगी हुई थी, लाइव कवरेज कर रहे थे कराची एयरपोर्ट पे। फिर एक पार्टी जो है वो आगे मूव करती थी, फिर दूसरी पार्टी दूसरे इलाके से, क्योंकि पूरे का पूरा शारा फैसल जो है वो जम पैक था, हजारों की तादाद में लोग थे जो मोहतरमा के दीदार के लिए और उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। क्योंकि एक लंबी जलावतनी के बाद भी पाकिस्तान आ रही थी, तो पाकिस्तान की आवाम में एक बड़ा मोहब्बत, बड़ा इजहार था और वो उनके इस्तकबाल के लिए, उनको देखने के लिए आ रहे थे। और ये भी खुशी पाई जाती थी मुल्क के अवाम में कि अब एक बार फिर जो है वो मुल्क में जमहूरियत फलेगी फूलेगी। तो मगर कारसाज के मुकाम पर जब ये धमाका हुआ और उसके बाद जो वहाँ पर जो हालात थे वो देखने के लायक ना थे, अल्लाह ताला ने जो है वो बीबी को तो महफूज रखा, मगर उसमें बहुत सारी कीमती जानों का नजराना जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने दिया, अवाम ने दिया, और उसके बाद फिर दोबारा दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया बीबी को। मगर पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी की खात्मे के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, सबको मिलकर इसके खात्मे के लिए इकदाम करने चाहिए। जिस तरह अभी इस्टेब्लिशमेंट ने इकदाम शुरू किए हैं, गवर्नमेंट ने मिलकर इकदाम शुरू किए हैं, अगर ये उस जमाने से ही इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती तो आज पाकिस्तान में तकरीबन सफाई हो चुकी होती। मगर देर आए दुरुस्त आए, ये काम बेहतर है और इसका जितना जल्द हो सके जो है ये सफाई मुमकिन होनी चाहिए। किसी भी गैर मुल्की को ये इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके किसी भी किस्म की दहशतगर्दी में मुलविस हो या मुल्क को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाए। तो इस पर मीडिया हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, वकला हो, डॉक्टर हो और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको यकजान होकर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ये तमाम जरूरी इक़दाम करने होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। लाला असद साहब ने मौक़िफ़ दिया और बताया कि अब देर आए दुरुस्त आए, अच्छा स्टेप लिया गया है, दहशतगर्दी का कला कमा करके रहेंगे। जावेद साहब, कितनी लीडरशिप की हम कुर्बानियाँ देंगे? बेनज़ीर साहबा हमने खो दी, भुट्टो ख़ानदान पूरा चला गया, मुतादिद बार दहशतगर्दी के हमले हुए, आपके लीडर पे भी मुझे याद है हमला हुआ, ज़ख्मी हुए, आज आप पाबंद सलासल हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बेनज़ीर भुट्टो साहब से नहीं बल्कि फातिमा जिन्ना से शुरू करें। तो उसकी वजह ये है कि आपने फातिमा जिन्ना मोहतरमा जो कायदे मिल्लत भी हमारी थी और बानी पाकिस्तान की बहन थी, आपने उनके साथ देखा कि किस तरह सलूक हुआ और क्या हुआ। तो ये चीज़ें हमारे जो ये कहना चाहिए कि मुल्क के जो पावरफुल शख्सियात हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें अब 78 साल के बाद हम एक ऐसी लीडरशिप भी पैदा नहीं कर सके जो मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम दे, तालीम को इस्तेहकाम दे, सेहत को के मामला। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो बच्चे, आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि जो 2000 के बाद जो बच्चे हुए और जो इस वक्त 20-25 साल के हैं वो जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं। तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह आप खुराक नहीं दे पा रहे, आप जो है देखें, जब आपके जहनी तौर पे किसी घर में डिस्टर्बेंस होती है तो उसका असर बच्चों पे भी होता है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए जब हमारी पावर शख्सियत है कि हमने 78 साल में मुल्क को किस हद तक कहाँ लाके खड़ा कर दिया, कर्जों के बोझ तले, और हम कशकोल लेके जा रहे हैं, जबकि ये वो मुल्क था, ये वो शहर था कराची इंशाल्लाह आ रहे और इंशाल्लाह आने के बाद फिर वो वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे और वही इस्तेहकाम भी देंगे, क्योंकि पीडीएम की जमातों ने तो अपना टाइम पूरा कर लिया। अभी भी आपको एतमाद है कि वो आके दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? तो इसमें कोई कबाहत है? अगर बन जाएंगे तो सजा याफ्ता हो गए तो सजा याफ्ता तो ये भी थे, नवाज शरीफ भी। अच्छा, पाकिस्तान में तब सब चलता है। फिर ये जरदारी साहब सदर बने हुए तो क्या यहाँ सब कुछ हो जाता है? नहीं, मतलब इस सजा याफ्ता की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, देखें ये तो चलो जेन्युइन केस थे, उनके पास कोई प्रूफ या कोई ऐसी के उन्होंने कोई अभी पता चल जाएगा। अभी एक बात में करते हैं, चलो देखें, आप भी अगर अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि एक शख्स जो करोड़ों कमा सकता था क्रिकेट के जरिए और दूसरे अपने ज़ाहिर एक वो सियासत में आने से पहले हीरो था और एक आप उनकी फैमिली के बारे में भी जानते हैं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, तो वो सियासत में नहीं आते तो क्या उनके पास पैसा नहीं होता? वो किसी मिडिल क्लास खानदान से था, ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानी दी है और अभी तक डटे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग जब आगे आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, फिर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। फिर पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है बाहर आते हुए पानी?
फिलहाल तो मैं नहीं समझ पा रहा कि बाहर आने का कोई रास्ता अभी दोबारा वजीर आज़म बनते नजर आ रहे हैं? मुझे ये इसलिए कि मैं यूँ कहूँगा कि अभी जैसे हमारा मुआहिदा हुआ था सऊदी अरब के नहीं, साथ, दोबारा वजीर कुछ आज़म ऐसा बनते हुए फीवर नजर आ ऐसा रहे चला हैं। था। इमरान खान दोबारा वजीर आज़म बनेंगे? अल्लाह करे कि बच जाऊँ, अगर उनके नसीब में है तो, पार्टी के नसीब में है तो। अच्छा, तो आप नहीं, आप चाहते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है ये चलता रहे, तो आपने 3.5 साल में देख लिया कि आज आप कहाँ खड़े हुए हैं, कितने कर्जों पे चले हुए हैं, कितना IMF की अभी रिपोर्ट आएगी 45%। देखें खत्ते गुर्बत के नीचे से जो लकीर होती है, जो आप देखें वो 45% पे पहुंच गई। तो आप चाहते हैं क्या 100% पे पहुंच जाए? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ये? क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी मैं पहले भी मैंने अपनी बात को मैंने काटवा दिया, आपने कॉल आ गई थी कि अब ये जो है ना ये इल्जामात की सियासत को खत्म कर खुदा रहा बहुत। और मैं किस वजह से कह रहा हूँ, ये हादसा जो 18 अक्टूबर का हादसा में कुछ याद दिलाता है, ठीक है ना। तो अपने जो हमारे लीडरान हैं उनकी हिफाजत करें, उनका सोचे, उनके बारे में सोचे। सबसे पहले इस मुल्क का सोचे, किस मकसद के लिए मुल्क बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। क्या हमें ये गंदी सियासत और लड़ने झगड़ने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए कि वो ऐसे आ गया, उसने ऐसा कर दिया, वो यूं करके आ गया, ये पहन लिया, ये उतार लिया? नहीं, बहुत हो गया, जो होना था वो बहुत हो गया। आज के ये जो आज 18 अक्टूबर का जो हादसा है, इससे सबक ले तमाम पार्टियां कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस जानिब तवज्जो दें, सिक्योरिटी की जानिब तवज्जो दें और अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें कि इस मुल्क को बनाने की, इस मुल्क को संभालने की कोशिश करें। बहुत हो गया, जो कुछ होना था वो होके खत्म हो गया, अब नहीं। असलम भाई की बात कहूँगा कि अब इल्जामात की सियासत खत्म करें। बहुत अच्छी बात है, सही बात कर रहे हैं, इल्जामात की सियासत, लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेंगे, जो मेरी अपनी मशावरत है। एक, आपको अदलिया को आजाद करना पड़ेगा और एक अवामी राय को देनी होगी, अवामी राय को देनी होगी। चले, ठीक है, आपका मुल्क और आपकी मईशत, तालीम, सेहत सब कुछ बेहतर हो। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।